नमस्कार दोस्तों, शिव मोहन सोलंकी एडवोकेट का पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एजेंसी के ऊपर चर्चा करूंगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एजेंसी के ऊपर कुछ चर्चा की थी। वहाँ पर मैंने सेक्शन 182 से लेकर के सेक्शन 189 तक के चर्चा की थी। आज की हमारी चर्चा सब एजेंट पर है। इससे पहले कि मैं सब एजेंट पर अपनी चर्चा को स्टार्ट करूं, मैंने जो अपने पिछले लेक्चर में एजेंसी के बारे में कुछ बताया था, उस पर हल्का सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ूंगा। सेक्शन 82 में एजेंट और प्रिंसिपल की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया था कि एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है। जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए रखता है तो वो उसका एजेंट होगा, और जो व्यक्ति रखेगा वो उसका प्रिंसिपल होगा। सेक्शन 83 में बताया गया था whom ए एम्प्लॉई एजेंट, यानी कि प्रिंसिपल कौन होगा। एनी पर्सन हु इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड साउंड माइंड, यानी कि जो मेजर होगा और साउंड माइंड होगा वो प्रिंसिपल हो सकता है। सेक्शन 84 में बताया था कि हु मे बी एन एजेंट, एजेंट कौन हो सकता है। एनी पर्सन एजेंट हो सकता है, कोई भी व्यक्ति एजेंट हो सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मेजर नहीं है और साउंड माइंड नहीं है, अगर आप उसको एजेंट बनाते हैं तो मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। सेक्शन 185 में बताया गया था कि कंसिडरेशन नहीं नॉट नेसेसरी, एजेंसी को बनाने के लिए कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कि विदाउट कंसिडरेशन देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट, परंतु ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट का अपवाद है। सेक्शन 86 में बताया गया है कि एजेंट की अथॉरिटी जो होगी वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। सेक्शन 187 में बताया गया कि एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होती है और इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है। अगर कोई अथॉरिटी लिख करके दी जाती है या बोले गए शब्दों के द्वारा दी जाती है तो एक्सप्रेस अथॉरिटी है। अगर अथॉरिटी को परिस्थितियों से अनुमान लगाना होता है तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है। सेक्शन 188 में बताया गया है कि एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, यानी कि एजेंट की अथॉरिटी को कैसे एक्सटेंड किया जाएगा। तो एजेंट होगा हर वो लॉफुल काम कर सकता है जो उस एक्ट को करने के लिए जिसके लिए अथॉरिटी दी गई है उसके लिए आवश्यक हो। और आगे बताया गया है कि अगर अथॉरिटी किसी बिजनेस को ले दी गई है तो हर वो लॉफुल एक्ट कर सकता है जो उस बिजनेस को करने के लिए आवश्यक हो। अब सेक्शन 189 पे चलते हैं। सेक्शन 189 में बताया गया कि एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी में क्या होगी, यानी कोई अगर इमरजेंसी आती है और एजेंट अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उस परिस्थिति में एजेंट की अथॉरिटी ये होगी, एजेंट की ड्यूटी ये होगी कि वो एक ऑर्डनरी प्रूडेंस के लिए, जैसे कोई अपने काम के लिए वो ऑर्डनरी प्रूडेंस लगाता है, जैसे मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने काम के लिए ऐसे प्रोविजन में ऐसी परिस्थिति में करता है, तो वैसे ही वो मालिक को नुकसान से बचाने के लिए वैसा कार्य करेगा। अब मैं आपको आज सब एजेंट के ऊपर चर्चा करता हूँ। सब एजेंट सेक्शन 190 से स्टार्ट होता है। तो आइए, सेक्शन 190 में बताया गया है व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। आइए इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। एन एजेंट कैन नॉट लॉफुल एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट विच ही हैज़ एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली undertake to perform personally unless the ordinary custom of state. A sub-agent may, or from the nature of agency, a sub-agent must be employed. जो अभिकर्ता उन कार्यों के पालन के लिए जिनका स्वयं द्वारा पालन किए जाने का भार उसने अव्यक्त या विविध रूप से लिया हो
किसी अन्य व्यक्ति का विधिपूर्ण नियोजन तब तक के सिवाय नहीं कर सकता जब तक उपाभिकर्ता का नियोजन व्यापार की मामूली रूढ़ी के अनुसार किया जा सकता हो या अभिगण की प्रवृत्ति के अनुसार करना आवश्यक है। यानी सेक्शन 190 में बताया गया है कि यदि कौन से कार्य जो हैं, जो एजेंट्स यानी कि सब एजेंट लेगा और उसको डेलीगेट नहीं कर सकता, यानी वो कार्य उसको पर्सनली करना होगा। जिस कार्य के लिए सब एजेंट ने कोई पर्सनली अंडरटेकिंग दी है कि नहीं साहब ये काम मैं ही करूँगा, तो वो काम उसको स्वयं ही करना पड़ेगा। अनलेस, यानी इसका अपवाद भी दिया गया है कि अगर ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड में सब एजेंट उस काम को डेलीगेट कर सकता है या उस काम की का नेचर है अभिगण की प्रकृति के अनुसार उसको किसी अन्य को दिया जा सकता है, तो उस स्थिति में दे सकता है। अनलेस अदरवाइज अगर कोई सब एजेंट कोई अंडरटेकिंग देता है कि किस काम को पर्सनली वो स्वयं करेगा, तो उस काम को डेलीगेट नहीं कर पाएगा। सेक्शन 191 में बताया गया है कि सब एजेंट डिफाइन किया गया है कि सब एजेंट कौन होगा। ए सब एजेंट is a person employed by and acting under the control of the origin agent in the business of agency। उपाभिकर्ता वह व्यक्ति है जो अभिकरण के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियुक्त हो और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो। यानी 191 में सब एजेंट की डेफिनेशन ये दी गई है कि सब एजेंट वो होगा जो एजेंट के कंट्रोल में काम करेगा और एजेंट के द्वारा नियोजित किया गया हो। 192 में बताया गया है, अब आइए 192 पर चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। यानी कि अगर सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंटेड किया गया है, यानी कि अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड से यहाँ मतलब है कि अगर प्रिंसिपल की जानकारी में किसी सब एजेंट को अपॉइंट किया गया है। आइए पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। वेयर सब एजेंट is properly appointed, where a sub-agent is properly appointed, the principal is, so far as the regard third person represented by the sub-agent and is bound by the responsible for his act as if were an agent ordinarily appointed by the principal। उचित तौर पर नियुक्त उपाभिकर्ता द्वारा मालिक का प्रतिनिधित्व। जहाँ की उपाभिकर्ता उचित तौर पर नियुक्त किया गया है, वहाँ पर व्यक्ति का संबंध है, वो मालिक का प्रतिनिधित्व उपाभिकर्ता है और मालिक उसके कार्यों से ऐसे अवगत होगा और उसके लिए ऐसे उत्तरदायी होगा मानो वह मालिक द्वारा नियुक्त किया गया हो। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई सब एजेंट उचित तौर पर नियुक्त किया गया हो, उचित तौर का मतलब कि जहाँ पर उसकी नियुक्ति के लिए प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दे रखी थी कि आप सब एजेंट नियुक्त कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सब एजेंट नियुक्त किया गया है तो वो प्रिंसिपल के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होगा अपने कार्यों के लिए और ऐसे रिस्पॉन्सिबल होगा जैसे वह प्रिंसिपल के द्वारा नियुक्त किया गया एजेंट है। आगे बताया गया है एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट। द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। अभिकर्ता उपाभिकर्ता के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी एजेंट जो होगा सब एजेंट के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा। सब एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट बट नॉट द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। उपाभिकर्ता अपने कार्यों के लिए अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी होगा किंतु वो मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। किंतु कपट या जानपुर अगर कोई दोष किया गया है तो वह मालिक के प्रति भी उत्तरदायी होगा। तो ये आपने देखा सेक्शन 192 में बताया गया है कि यदि कोई सब एजेंट जो होगा प्रॉपरली अपॉइंट नहीं है, प्रॉपरली अपॉइंट है, तो उस कंडीशन में उसकी वो मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा मानो वो मालिक के द्वारा नियुक्त किया गया हो।
अब 193 में बताया गया है, अब आगे चलते हैं सेक्शन 193 में, एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। Where an agent without having authority to do so has appointed a person to act as a sub-agent, the agent stands towards such person in the relation of the principal to an agent and is responsible for his act both to the principal and to third person. The principal is not represented by or responsible for the act of the person so employed, nor is that person responsible to the principal. प्राधिकार के बिना नियुक्त किए गए उपाभिकर्ता के लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व। जहां तक किसी अभिकर्ता ने उपाभिकर्ता नियुक्त करने के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उपाभिकर्ता यानी कि सब एजेंट की हैसियत से कार्य करने के लिए नियुक्त किया हो, वहां पर एजेंट को उस व्यक्ति के प्रति हैसियत वैसी होती है जैसी अभिकर्ता के प्रति मालिक की होती है, और वह उसके कार्यों के लिए मालिक और थर्ड पर्सन के प्रति दोनों के लिए उत्तरदायी होगा। और ऐसा नियोजित व्यक्ति मालिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ना ही उसके कार्यों के लिए मालिक उत्तरदायी होगा और ना ही वह मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा। कहने का तात्पर्य है, अगर किसी एजेंट ने कोई ऐसा को सब एजेंट रखने की अथॉरिटी नहीं दी गई थी और उसने सब एजेंट कोई रख लिया, तो ऐसी स्थिति में जो सब एजेंट होगा उसकी नज़र में जो एजेंट होगा वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, तो वो प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन जो मूल प्रिंसिपल है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, उसके प्रति उसकी कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसकी जानकारी के बिना वो सब एजेंट रखा गया है, उसकी अथॉरिटी के बिना कोई सब एजेंट रखा गया है। सेक्शन 195 में बताया गया है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की बात कही गई है। अब इसकी हेडिंग को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 194 में कि रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन अपॉइंटेड relation between principal and person duly appointed by agent to act in business of agency, where an agent holding an express or implied authority to name another person to act for the principal in the business of the agency has named another person accordingly, such person is not a sub-agent but an agent of the principal for such part of the business of the agency as is entrusted to him। जहाँ तक अभिकर्ता जो कि अभिकरण के कारोबार में मालिक की ओर से कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का अभियुक्त विवेचित प्राधिकार रखता है, किसी अन्य व्यक्ति को तद अनुसार नामित कर देता है, तो वह ऐसा वह उपाभिकर्ता नहीं है, वरन वह अभिकरण के कारोबार के ऐसे भाग के लिए जो उसे सौंपा गया है मालिक का अभिकर्ता है। यानी कि जहाँ पर एजेंट से किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए, नामित करने के लिए एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी दी गई है कि आप किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताइए किसी काम, मालिक के किसी काम करने के लिए, प्रिंसिपल किसी काम करने के लिए, और वो किसी व्यक्ति का नाम बता देता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो नया व्यक्ति इसका नाम एजेंट ने बताया है, सुझाव दिया है, और वो व्यक्ति प्रिंसिपल रख लेता है अपने कार्य के लिए, तो वो सब एजेंट नहीं होगा, वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होगा। यानी कि वो एजेंट की तरह ही काम करेगा, तो उसको सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहा जाएगा। अब सेक्शन 195 में समझने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 194 और सेक्शन 195 को एक साथ पढ़ा जाता है। सेक्शन 195 में बताया गया है, एजेंट ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन, कि अगर किसी व्यक्ति को नामित किया जाता है तो नामित करने में एजेंट के क्या कर्तव्य हैं। इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, एन एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस would exercise his own case, and if he does this, he is not responsible for the principal for the act of or negligence of the agent so selected। अपने मालिक के लिए अपने मालिक के लिए अभिकर्ता चुनने में
अभिकर्ता उतने ही विवेक का प्रयोग करने के लिए आबद्ध है जितना मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने निजी मामले में करता, और यदि वह ऐसा करता है तो चुने गए अभिकर्ता के कार्यों या उपेक्षा के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी कि जो 194 में एजेंट्स को किसी व्यक्ति का नाम नामित करने के लिए कहा गया और वो व्यक्ति का नाम वो नामित करता है, तो उस नाम को नामित करने में उसको वैसे ही प्रूडेंस का इस्तेमाल करना है, वैसे ही विवेक का इस्तेमाल करना है जैसे वो अपने काम के लिए कोई व्यक्ति कोई रख रहा हो। और यदि उसने ऐसे अपने विवेक का इस्तेमाल करके उचित व्यक्ति को काम करने के लिए किसी एजेंट को नामित किया है, तो उस कंडीशन में बाद में अगर वो नामित व्यक्ति यानी कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कोई लापरवाही करता है या अपने कार्य से कोई उपेक्षा करता है तो मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है वो एजेंट। तो ये आपने देखा, यहाँ तक कि सब एजेंट्स के बारे में चर्चा की गई है। अब इसके आगे रेक्टिफिकेशन की बात है। 196 में बताया गया है right of person to do act done from him without his authority. Effect of rectification. When act are done by one person on behalf of another but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or disown such act. If he ratifies them, the same effect will follow as if they had been performed by his authority. किसी व्यक्ति को उसके प्राधिकार के बिना किए गए कार्यों के बारे में उसका अधिकार अनुसमर्थन का प्रभाव, जहाँ की कार्य एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त किंतु उसके ज्ञान या प्राधिकार के बिना किया जाता है, वहाँ वो निर्वाचित कर सकता है कि वह ऐसे कार्य का अनुसमर्थन करेगा या अनअंगीकरण करे। यदि वह उसका अनुसमर्थन करता है तो उन कार्यों के परिणाम वैसे होंगे मानो उसके प्राधिकार में किए गए हैं। अब इसको आसान शब्दों में अगर समझने का प्रयास किया जाए तो इसमें 196 सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि अगर एजेंट को किसी काम करने की अथॉरिटी दी गई है और वो अथॉरिटी से एक्सीड कोई वर्क कर जाता है, तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल के पास राइट टू इलेक्शन आ जाएगा, कि उसके पास चुनाव करने का अधिकार आ जाएगा कि वो जो कार एजेंट ने उसकी अथॉरिटी से एक्सीड कर दिया गया है उस कार को रेटिफाई करता है या डिसोन करता है। अगर उस कार को रेटिफाई करेगा यानी उस कार को अनुसमर्थन देगा तो उस कंडीशन में ये माना जाएगा कि वो कार जो है प्रिंसिपल की अथॉरिटी में ही किया गया। अब 197 की ओर चलते हैं। 197 में बताया गया है रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस और में बी इम्प्लाइड इन द कंडक्ट ऑफ द पर्सन ऑन whose behalf द एक्ट ऑर्डर। यानी रेक्टिफिकेशन जो होगा वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? एक्सप्रेस का मतलब है वो बोले गए शब्दों के द्वारा या फिर लिखे गए शब्दों के द्वारा हो, और इम्प्लाइड का मतलब उसके कंडक्ट के द्वारा कोई अनुमान निकाला गया हो। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ए विदाउट अथॉरिटी बाइज गुड्स फॉर बी, afterward B sell them to C on his own account. B conducts implies a ratification for the purchase made by him by A. का प्राधिकार के बिना खा के लिए माल खरीदता है और उसके बाद खा जो होगा जिसके लिए उसने माल खरीदा है वो गा को अपने लेखे बेच देता है। तो खा के आचरण से ये विवक्षित है कि का द्वारा उसके गए किए क्रय किए गए का अनुसमर्थन कर दिया गया है। यानी ए ने बी के लिए कोई माल खरीदा, उस माल के लिए ए के पास
खरीदने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। बाद में बी ने उसी माल को सी को बेच दिया। तो इस तरीके से उसने ए के जो किए गए कार्य को रेटिफाइड कर दिया। यहाँ पर बोला नहीं, लिखा नहीं, यानी एक्सप्रेस अथॉरिटी के द्वारा एक्सप्रेस रेटिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन उसके कंडक्ट से ये हो गया कि उसने इम्प्लाइडली इसको रेटिफाइड कर दिया। 198 में बताया गया है नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। अगर कोई रेटिफिकेशन किसी कार्य के लिए किया जाता है तो उसको नॉलेज होना चाहिए। No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the fact of the case is materially defective। यानी किसी कार को आप यदि रेटिफाइड कर रहे हैं, उसका अनुसमर्थन कर रहे हैं, तो उस कार के बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए। और यदि मानिए बगैर जानकारी के लिए आपने उसका रेटिफिकेशन कर दिया तो ये माना जाएगा कि आप आपका रेटिफिकेशन मटेरियली डिफेक्टिव है। अब 199 में बताया गया है इफेक्ट ऑफ रेटिफाई अथॉरिटी एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। ए पर्सन रेटिफाई एनी अनऑथराइज्ड एक्ट A person ratified any unauthorized act done on this behalf ratifies the whole of the transaction of which such act form a part। जो अभिप्रेत कार्य किसी संव्यवहार का भाग हो, उसके अनुसमर्थन का प्रभाव। जो व्यक्ति अपनी ओर से किसी अप्रेरित कार्य का अनुसमन करता है वह संपूर्ण संव्यवहार का अनुसरण करता है जिसका ऐसा कार्य भाग हो। अब इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी अथॉरिटी का पार्टली इस्तेमाल कर लिया गया, यानी कि आपको किसी काम को करने के लिए कोई अथॉरिटी दी गई थी, उसका कुछ हिस्सा आपने कर लिया, तो उस कंडीशन में अब ऐसी स्थिति में उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। अगर आप करेंगे तो होल वर्क का रेटिफिकेशन होगा, पार्टली रेटिफिकेशन नहीं होगा। Section 200 Ratification of unauthorized act cannot injure third person। An act done by any person on behalf of another without any such person authority, which if done with authority would have the effect of subjecting a third person to damage or of terminating any right or interest of third person, cannot be ratification be made to have such effect। एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से या दूसरे व्यक्ति के प्राधिकार के बिना किया गया कोई कार्य जो ऐसे प्राधिकार से किया जाता है, किसी व्यक्ति को नुकसानी के अधीन करने पर किसी व्यक्ति पर किसी अधिकार या हित के परिवेशन के प्रभाव करने का प्रभाव रखता हो, अनुसमर्थन के द्वारा ऐसे प्रभाव रखने वाला नहीं बनाया जाएगा। अब इसको अगर आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके रेटिफिकेशन से अगर किसी थर्ड पर्सन को कोई इंजरी पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में आप उस कार्य का रेटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये आज आपने देखा कि सब एजेंट्स के ऊपर मैंने चर्चा की, रेटिफिकेशन के ऊपर चर्चा की, और जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एजेंट के बारे में जो कोई जनरल सेक्शन थे 182 से 189 तक, उसका मैंने रिकाइप किया। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।